13 अक्टूबर 1972 एंडीज माउंटेन्स के बीच में 4000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक क्रैश्ड प्लेन पड़ा था। उस प्लेन के अंदर 28 लोग जिंदा थे। यूरुग्वे की एक रग्बी टीम अपने दोस्तों के साथ चिले में मैच खेलने जा रही थी, लेकिन अब वे दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में फंसे हुए थे। ना कोई खाना, ना गर्म कपड़े, बाहर -30 डिग्री टेम्परेचर, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और मौत। 10 दिन बाद जब खाना खत्म हो गया तो उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है एंडीज फ्लाइट डिजास्टर की, 72 दिनों की सर्वाइवल की और सबसे बड़ी एथिकल डिलेमा की। क्या जिंदा रहने के लिए अपनी ह्यूमैनिटी को त्याग देना सही है? 12 अक्टूबर 1972 यूरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 मॉन्टेविडियो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। डेस्टिनेशन था सैंटियागो, चिले। इस प्लेन में 45 लोग थे। यूरुग्वे की एक एमेच्योर रग्बी टीम, ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब, उनके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और क्रू, सभी एक्साइटेड थे। चिले में एक इंपॉर्टेंट मैच खेलना था। किसी को नहीं पता था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। फ्लाइट को एंडीज माउंटेन्स क्रॉस करना था। पायलट्स एक्सपीरियंस थे, वेदर रिपोर्ट्स देख ली गई थीं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। 13 अक्टूबर को प्लेन मेंडोजा, अर्जेंटीना में रुका रिफ्यूलिंग के लिए। शाम को फिर से टेक ऑफ किया। अब सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट बाकी थी। लेकिन माउंटेन्स के ऊपर मौसम अचानक खराब हो गया। हैवी क्लाउड्स, पुअर विजिबिलिटी, टर्बुलेंस बढ़ने लगी। पायलट कर्नल हुलियो सीजर फरदास ने एल्टीट्यूड कम करने का फैसला किया, लेकिन ये एक फेटल मिस्टेक थी। वे अभी भी माउंटेन्स के बीच थे। दोपहर के 3:21 पर प्लेन की विंग्स पहाड़ की चोटी से टकराईं। एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन 2 टुकड़ों में टूट गया। टेल सेक्शन अलग हो गया। सामने का हिस्सा एक ग्लेशियर पर जाकर गिरा। बर्फ पर तेजी से फिसलता रहा और फिर रुक गया। जब धुआं साफ हुआ तो जो नज़ारा था वो भयानक था। 12 लोग तुरंत मर गए, बाकी सब इंजर्ड थे। प्लेन का फ्यूसेलाज ही बचा था, बाकी सब कुछ बिखर गया था। जो बचे थे वो सदमे में थे। टेम्परेचर -20 डिग्री से नीचे था। एल्टीट्यूड 4000 मीटर, ऑक्सीजन की कमी और चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़। प्लेन में कोई सर्वाइवल गियर नहीं था, कोई विंटर क्लोथ्स नहीं, रेडियो काम नहीं कर रहा था, मेडिकल सप्लाईज बहुत कम थे। रॉबर्टो कैनेसा, एक मेडिकल स्टूडेंट, इंजर्ड लोगों की मदद करने लगा, लेकिन बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के कुछ खास नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खाना। प्लेन में सिर्फ कुछ चॉकलेट बार्स, 1 बॉटल वाइन और थोड़ा सा खाना था। 45 लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं था। नैंडो पराडो ने राशंस कैलकुलेट किए। अगर वे बहुत केयरफुली खाएं तो शायद 1 हफ्ता चल सकें। रात का टेम्परेचर और भी गिर जाता था। वे प्लेन के अंदर एक साथ हडल करके सोते थे, बॉडी हीट शेयर करते थे, लेकिन फिर भी बहुत ठंड थी। 3 दिन बाद एक और डिजास्टर आया, एवलांच, बर्फ का तूफान। प्लेन में घुस गया। 8 और लोग मर गए। उनमें से कई वो थे जो इंजर्ड थे लेकिन जीवित थे। अब सिर्फ 28 बचे थे और खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। 10वें दिन उन्हें एक छोटी सी रेडियो मिली। उन्होंने उसे रिपेयर किया, न्यूज़ सुनना शुरू किया और फिर वो सुना जो उनका दिल तोड़ देने वाला था। रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ, सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। प्लेन नहीं मिला, सभी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उस पल उन्हें रियलाइज हुआ कोई नहीं आने वाला, उन्हें खुद ही बचना होगा। 11वें दिन हंगर असहनीय हो चुकी थी। बॉडीज कमज़ोर होने लगी, कुछ लोग बेहोश होने लगे। रॉबर्टो कैनेसा ने एक बात कही जो सबको शॉक कर गई। उसने कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें वो करना होगा जो कोई नहीं करना चाहता। उनके सामने एक ही रास्ता बचा था, मरे हुए लोगों के शरीर से गुजारा करना। एक पल के लिए सब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। ये विचार इतना कठिन था कि कोई उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वे सब कैथोलिक थे, धार्मिक थे। कैनिबलिज्म उनके लिए सबसे बड़ा पाप था। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस तरह याद रखना, ये सोचना भी बहुत भारी था। लेकिन दूसरा रास्ता क्या था? मर जाना, अपने लव्ड वंस को वापस कभी न देख पाना। नैंडो पराडो ने कहा, मैं अपनी माँ से वापस मिलना चाहता हूँ। अगर मुझे उसके लिए ये करना पड़े तो मैं करूँगा, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त मुझे खा लें ताकि वे जिंदा रह सकें। ये एक पैक्ट बन गया। अगर कोई मरे तो बाकी लोग उसे खा सकते हैं ताकि सरवाइव कर सकें। पहले दिन किसी में हिम्मत नहीं थी। बॉडीज बाहर बर्फ में फ्रोजन पड़ी थीं, किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। दूसरे दिन फाइनली कुछ लोगों ने हिम्मत की।
पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल था। कई लोग रोने लगे, कुछ की तबीयत खराब हो गई, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या था? मर जाना। धीरे धीरे ये एक रूटीन बन गया। हर सुबह कुछ लोग बाहर जाते, राशंस लाते, सब डिवाइड करते। वे खुद से कहते रहते, ये सिर्फ सर्वाइवल है, हमारे दोस्त चाहेंगे कि हम जिंदा रहें। 50वें दिन तक वे समझ गए कि रेस्क्यू नहीं आने वाला, उन्हें खुद ही बाहर निकलना होगा। नैंडो पराडो, रोबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विंजेतिन ने एक प्लान बनाया। वे पहाड़ों को क्रॉस करके चिले जाएंगे, हेल्प लाएंगे। ये सुसाइड मिशन था। कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं, कोई क्लाइंबिंग गियर नहीं, सिर्फ प्लेन सीट से बनाई गई स्लीपिंग बैग्स और कुछ राशंस। 12 दिसंबर को ये 3 लोग निकल पड़े। बाकी सर्वाइवर्स ने उन्हें इमोशनल गुड बाय कहा। सबको पता था कि शायद ये फिर ना मिले। पहाड़ क्लाइंब करना ब्रूटल था, एल्टीट्यूड सिकनेस, फ्रीजिंग टेम्परेचर, एग्जॉशन, लेकिन वे हार नहीं माने। 3 दिन बाद वे एक माउंटेन पीक पर पहुंचे। उन्हें लगा था पीक के उस पार चिले होगा, सिविलाइजेशन होगा, लेकिन जो उन्होंने देखा वो दिल तोड़ देने वाला था। चारों तरफ और माउंटेन्स, कोई शहर नहीं, कोई रोड नहीं, सिर्फ एंडलेस स्नो कवर्ड पीक्स। उस पल नैंडो टूट गया। वो रोने लगा, लेकिन फिर उसने एक डिसीजन लिया, हम नहीं रुकेंगे, चाहे मरना पड़े हम चलते रहेंगे। विंजेतिन को राशंस बचाने के लिए वापस भेजा गया। नैंडो और रोबर्टो आगे बढ़े। 10 दिनों तक वे चलते रहे, पहाड़ों को क्रॉस करते रहे, फ्रोजन रिवर्स के साथ साथ चलते रहे। हर रात सोचते कि शायद ये उनकी आखिरी रात है। 21 दिसंबर को जब उनका सारा खाना खत्म हो चुका था, उन्हें दूर में कुछ दिखा। हरियाली, पेड़, वेजिटेशन। वे सिंदाइजेशन के पास पहुंच गए थे। 22 दिसंबर को नैंडो और रोबर्टो ने एक चिलियन फार्मर को देखा, सर्जियो कतालन, एक रिवर के उस पार। उन्होंने चिल्लाकर उसे बुलाया, लेकिन रिवर की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सर्जियो ने एक कागज और पेंसिल एक पत्थर से बांधकर रिवर के पार फेंका। नैंडो ने लिखा, मैं यूरुग्वे से आया हूं, हमारा प्लेन क्रैश हो गया था, माउंटेन्स में 16 लोग अभी भी फंसे हैं, प्लीज हमें बचाओ। सर्जियो ने पेपर पढ़ा, उसे विश्वास नहीं हुआ। वो तो अक्टूबर में क्रैश हुआ था, सभी तो मर गए थे। लेकिन उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। चिलियन आर्मी को बताया गया। 23 दिसंबर को हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। पहले नैंडो और रोबर्टो को रेस्क्यू किया गया, फिर उन्होंने क्रैश साइट की लोकेशन दी। उसी दिन हेलीकॉप्टर्स क्रैश साइट पर पहुंचे। जब बाकी सर्वाइवर्स ने हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ सुनी तो वे रो पड़े। 72 दिनों के बाद आखिरकार रेस्क्यू आ गया था। हेलीकॉप्टर्स में स्पेस कम थी, वेदर भी खराब होने लगा था। पहले दिन सिर्फ 6 लोगों को निकाला गया, बाकी को एक और रात वहीं बितानी पड़ी। 24 दिसंबर को बाकी सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। 16 सर्वाइवर्स, जो 72 दिन एंडीज की सबसे ब्रूटल कंडीशंस में जिंदा रहे। जब न्यूज़ बाहर आई तो इंटरनेशनल मीडिया में तूफान आ गया। कुछ लोगों ने उन्हें गलत कहा, कुछ ने कहा ये इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन सर्वाइवर्स ने अपना स्टैंड क्लियर किया। रोबर्टो कैनेसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अपने दोस्तों को खाकर जिंदा नहीं रहे, हमारे दोस्तों ने अपनी मौत के बाद भी हमें जिंदा रहने का मौका दिया, ये उनका गिफ्ट था। कैथोलिक चर्च ने भी स्टेटमेंट दिया। पोप ने कहा कि एक्सट्रीम सर्वाइवल सिचुएशंस में ये एक्सेप्टेबल है, ये मर्डर नहीं था, ये सर्वाइवल था। आज वे सभी सर्वाइवर्स नॉर्मल लाइव्स जी रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स बने, कुछ बिजनेसमैन, कुछ ऑथर्स। नैंडो पराडो ने एक बुक लिखी, मिरेकल इन द एंडीज। रोबर्टो कैनेसा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बन गया। वे अक्सर एक साथ रीयूनियंस करते हैं, अपने मरे हुए दोस्तों को याद करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वे अपने उन दोस्तों को कभी नहीं भूलते जो उस पहाड़ पर रह गए, जिन्होंने अपनी मौत के बाद भी बाकियों को जीने का मौका दिया। ये थी एंडीज फ्लाइट डिजास्टर की कंप्लीट स्टोरी। 72 दिन, -30 डिग्री और इतिहास की सबसे कंट्रोवर्शियल सर्वाइवल स्टोरी। क्या आप ऐसी सिचुएशन में यही करते? जिंदा रहने के लिए क्या आप अपनी सबसे बड़ी एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं? ये सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन विल पावर की कहानी है। ये है कि जब सब कुछ छीन जाए तो इंसान क्या कर सकता है। अगर ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप इस एथिकल डिलेमा को कैसे देखते हैं। अगली वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग स्टोरी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अलाइव।